हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपका साइंस का पेपर सभी बच्चों का हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है, तो अभी बिना किसी चिंता किए आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी में जुट जाइए। आपको कोई भी इस बात को मतलब डिस्कशन नहीं करना है मार्किंग के ऊपर कि मेरे इतने नंबर कट गए, मेरे इतने नंबर आ गए। कुछ डिस्कशन नहीं करना। सबसे ये बताओ कि पेपर एवरेज गया, बस। वो तो अब रिजल्ट डिसाइड करेगा कितना आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी में ज़्यादा ध्यान दें बजाय पिछले वाले पेपर के। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम बात करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 15, जिसका टाइटल है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो हम दोनों मीडियम के अनुसार, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को कवर करेंगे। और इस क्लास के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी से दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आप कंटिन्यूअसली फोकस्ड होकर इस क्लास को देख लेना। अगर आप वैसे स्किप करके आगे बढ़ गए तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मुझसे भी बेहतर प्लेटफॉर्म पर लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुझसे भी सीनियर हैं और मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस क्लास में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो यहाँ मैंने पहले से सर्कल कर रखा है, तो इस वाले एरिया में थोड़ा फ्लैश ज़्यादा आता है बल्ब का, तो यहाँ दिखता नहीं है बच्चों को, इसलिए मैं इस वाले एरिया में नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो देखें, स्टार्ट करते हैं। आज का अपन का टॉपिक रहने वाला है, जो जैसा कि हमने बताया, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता जो है बेटा आपके सिलेबस में 4 नंबर की है। मार्किंग कितने की इसकी? 4 नंबर की है। और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बेटा इसमें 1+1+2 का डिवाइड है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें 1+1+2 का डिवीजन है। मतलब 1 नंबर का आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आपका फिलअप्स आएगा मतलब रिक्त स्थान वाला, और 2 नंबर का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे करके इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का ये चैप्टर वेटेज रखता है। तो मैं आपको आज सबसे पहले, आप ध्यान दें कि प्रायिकता हिंदी में इसका नाम है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसी इवेंट की होती है। किसकी होती है? इवेंट की। प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? इवेंट की। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोबेबिलिटी का सिंबल याद रखना है। तो प्रोबेबिलिटी का सिंबल क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी से तो आया पी। क्या आया? पी। और प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? इवेंट की। किसकी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से तो आया पी और इवेंट से आया ई। क्या आया? ई। प्रोबेबिलिटी से क्या आया? पी, इवेंट से क्या आया? ई। और ऑफ के लिए अपन यूज करते हैं ब्रैकेट। तो प्रोबेबिलिटी का सिंबल क्या होता है? पी ऑफ ई। मतलब किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाते हैं पी ऑफ ई से। पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट मतलब ऑफ, और ई मतलब इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किससे दर्शाते हैं बेटा? पी ऑफ ई से। ठीक है, पी ब्रैकेट ई से दर्शाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का सिंबल हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है तो मैं बताऊं आपको, टोटल, पहले एक मिनट सुनो, रिलेटेड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। रिलेटेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। हिंदी में बोले बेटा, हिंदी में इसी को मैं लिखूं संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
कुल परिणाम। ठीक है, तो आपको प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब P ऑफ E इज इक्वल टू रिलेटेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हिंदी में घटना की प्रायिकता P ऑफ E इज इक्वल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो इसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल होता है रिलेटेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, रिलेटेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट चीज में, तो नेक्स्ट बात बता याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब क्या होगा, P ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब क्या होगा, P ऑफ E। ऑलवेज बेटा एक के छोटी और बराबर और 0 से बड़ी और बराबर होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में या 0 और 1 के बराबर होता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बराबर और बीच में होता है। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 1। मतलब 0 से 1 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं होता। प्रोबेबिलिटी विल नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मतलब प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, रिलेटेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, और सिंबल क्या बताया, P ऑफ E। ठीक, उसके बाद अपन थोड़ा आगे और बढ़े तो इसमें बेटा याद रखना 2 बातें और। कौन कौन सी, इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता बेटा हमेशा 0 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी मतलब हिंदी में संभव घटना की प्रायिकता। संभव घटना की प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट मतलब संभव घटना की प्रायिकता हमेशा बेटा 0 से बराबर और 1 से छोटी होती है। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा वही बात है बेटा ये। ठीक है, और दूसरी चीज श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी। श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी। श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता बेटा ऑलवेज 1 होती है। क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 है ना। पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज विल बी इन द रेंज ऑफ 0 to 1। ठीक है, एंड श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज 1। ठीक है, हिंदी में बोलूं, संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होगी, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, तो ये 3 बातें आप याद रखना। मैं इनको ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये बातें बेटा आपके याद रखने वाली हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगा
और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। ठीक है, ये बातें आप याद रखना। ये वाली बात मैंने यहाँ भी लिखी है और यहाँ भी लिखी है, दोनों जगह लिखिए। उसके बाद थोड़ा बात करते हैं इवेंट के बारे में। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब घटना की प्रायिकता से बोल रहा हूँ ना मैं। तो इवेंट का मतलब होता है, यहाँ पर अपन देखो 3 इवेंट मोस्टली पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे कॉइन का, मतलब जिसको हिंदी में सिक्का बोलते हैं। सेकंड पढ़ेंगे डाइस का, जिसको अपन पासा बोलते हैं। और थर्ड पढ़ेंगे अपन कार्ड्स का, जिसको अपन ताश बोलते हैं, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी हमने तो ताश देखे ही नहीं। देखो, जिन लोगों को ताश मतलब कार्ड्स के बारे में जानकारी रखने में दिक्कत आती है वो आज याद रख लेना, आज ठीक से याद कर लेना। देखो समझाता हूँ। सबसे पहले ताश की बात करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले कार्ड्स की बात करते हैं। तो कार्ड्स, जिनको हिंदी में ताश बोला जाता है, ताश, ठीक है। तो कार्ड्स की बात करें तो कार्ड्स में बेटा देखो, टोटल कार्ड्स जो होते हैं 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52, 52 होते हैं। अब 52 में से 4 टाइप के कार्ड्स निकलते हैं, जिनमें हर टाइप का जो कार्ड्स का नंबर है वो 13 होता है, मतलब 13 होता है। टोटल कार्ड कितने? 52। और 52 में हर टाइप के जो कार्ड्स का नंबर है वो 13 होता है, 13। हर प्रकार के पत्ते 13 होते हैं। तो 13, 13, 13 और 13, तो कितना हो गया? 52। 13 4 जा 52। और उन 13 जो पत्ते हैं 4 प्रकार के, उनके नाम याद रखो। पहले प्रकार का नाम रहता है स्पैड, सेकंड क्लब, थर्ड डायमंड, फोर्थ हर्ट। दोबारा सुने, क्लब, स्पेड, डायमंड, हर्ट। क्लब, स्पेड, डायमंड, हर्ट। हिंदी में हुक्म, चिड़ी, ईंट, पान। हुक्म, चिड़ी, ईंट, पान। ठीक है, 4 प्रकार के। उसके बाद देखो मैं आपको बना के समझाता हूँ, फिर आप बोलो सर जी केवल बोल ही बोल रहे हैं आप। तो देखो सबसे पहले बताऊं मैं, टोटल कार्ड्स का नंबर होता है 52। कितना होता है? 52। कितना नंबर होता है बेटा? 52। उसके बाद 52 कार्ड्स को अपन 4 पार्ट्स में बांटेंगे। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में, ठीक है। जिनमें से देखो 13, 13, ठीक है। उसके बाद आगे जो है, आगे क्या है बेटा? 13, 13। अब देखो, जो मैंने आपको रेड से बताए हैं वो रेड कार्ड्स हैं, जो मैंने आपको ब्लैक से बताए हैं वो ब्लैक कार्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो बेटा नेक्स्ट क्या है? ये जैसे 13 को मैंने बोला, ये 13 स्पेड है। क्या है? स्पेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हुक्म। क्या बोलते हैं? हुक्म। उसके बाद ये 13 जो है बेटा क्लब है। क्या है? क्लब, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं? चिड़ी, ठीक है। उसके बाद ये 13 जो है, अब मैं राइट से लिखूंगा, ये 13 जो है मैंने बोले मान लो डायमंड। क्या बोले? डायमंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईंट। क्या बोलते हैं? ईंट, है ना। फिर ये 13 के बाद क्या हो गए? हर्ट। क्या हो गए? हर्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पान। क्या बोलते हैं? पान। तो इस तरह से 4 टाइप के मैंने आपको कार्ड्स बताए। फर्स्ट स्पैड, स्पैड कितने होते हैं? 13। क्लब कितने होते हैं? 13। डायमंड कितने होते हैं? 13। और हर्ट कितने होते हैं? 13, ठीक है। अब मैंने ब्लैक और रेड से सेपरेट भी करें। ये ब्लैक, ये टोटल अगर बात करें तो ये टोटल क्या है? ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 26। कितने हो गए? 26। तो 26 कैसे कार्ड्स हैं बेटा? ब्लैक कार्ड्स। कैसे कार्ड्स हैं? ब्लैक। याद रखना 26 कार्ड होते हैं ब्लैक और 26 कार्ड होते हैं रेड। 26 पत्ते होते हैं लाल और 26 पत्ते होते हैं काले, ठीक है। तो ये रेड वालों को रेड से लिख रहा हूं। तो 20 रेड कार्ड्स कितने हो गए? रेड वाले हो गए 26 और ब्लैक वाले कितने हो गए? 26, ठीक है। तो 26 कार्ड क्या होते हैं? रेड होते हैं और 26 ही क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़े तो आगे समझे बेटा। देखो आगे मैं आपको बताने लगूं तो समझें। इनमें यहां समझाऊं मैं, देखो 6 पत्ते फेस कार्ड वाले इधर होते हैं और 6 पत्ते फेस कार्ड वाले इधर होते हैं, ठीक है। दोबारा सुने, दोबारा ध्यान दें।
ब्लैक कार्ड्स में भी 6 पत्ते होते हैं फेस कार्ड वाले, और रेड कार्ड्स में भी 6 पत्ते होते हैं फेस कार्ड वाले। मतलब अगर मुख वाले है ना, तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो तस्वीर वाले पत्ते 6 तो होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। मतलब 6 तो होते हैं काले पत्ते फेस कार्ड तस्वीर वाले और 6 होते हैं लाल पत्ते। मतलब 6 फेस कार्ड रेड होते हैं और 6 फेस कार्ड ब्लैक होते हैं। ठीक है, उसके बाद होते कौन कौन से बताएंगे अभी। उसके बाद हम टोटल फेस कार्ड की बात करें तो टोटल फेस कार्ड होते हैं बेटा 12। कितने होते हैं? 12, 12। कितने होते हैं? 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। उसके बाद अब इसमें बात करें कौन कौन से होते हैं सर जी, तो देखो मैं बताऊं आपको, ये 4 पार्ट्स में बंटते हैं बेटा। कितने पार्ट्स में बंटते हैं? 4 पार्ट में। कैसे सर जी? 4 पार्ट में कैसे? देखो चलो मैं 3 पार्ट में, 3 बटेंगे, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। देखो 4, 4 और 4, 4, 4, 4। हर टाइप का फेस कार्ड 4, मतलब 3 तरीके से, 12 पत्ते 3 तरीके से बंटते हैं। देखो कौन से कैसे? 4 तो होती है क्वीन। क्या होती है? क्वीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेगम। क्या बोलते हैं? बेगम। ठीक है, 4 क्या होती है? क्वीन, जिसको बोलते हैं बेगम। 4 होते हैं किंग। अब राजा को रानी चाहिए ना, तो 4 होते हैं किंग। किंग मतलब बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह। तो 4 होते हैं किंग, 4 होती है क्वीन। अब उसके बाद राजा रानी तो हो गए, अब क्या चाहिए? गुलाम। तो गुलाम जिसको बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं? जैक। तो जैक कितने होते हैं? 4, जिनको बोलते हैं हिंदी में गुलाम। गुलाब नहीं है, गुलाब नहीं है, गुलाम। तो देखो फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, जिनमें से 6 रेड फेस कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। अब उन 12 फेस कार्ड्स में 3 टाइप के कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है क्वीन, सेकंड होता है किंग और थर्ड होता है जैक। क्वीन, किंग, जैक। क्वीन, किंग, जैक। ठीक है, क्वीन भी 4 होती है, जैक भी 4 होते हैं, और क्या किंग भी 4 होते हैं। किंग, क्वीन, जैक तीनों का नंबर 4-4 होता है, तब जाके टोटल फेस कार्ड 12 बनते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा इतना आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कैसे कैसे कार्ड्स को दिखाया हुआ है। देखो मैं आपको दोबारा समझाऊं तो यहां देखें 26 तो रेड कार्ड होते हैं, जिनमें 13 और 13 का डिवाइड है। मतलब 13 डायमंड ईंट वाले होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं। 13 डायमंड और 13 हर्ट होते हैं, जिनमें से देखो 6 फेस कार्ड वाले होते हैं। 6 क्या होते हैं? फेस कार्ड। 6 फेस कार्ड रेड होते हैं, 6 पत्ते तस्वीर वाले लाल होते हैं, जिनमें देखो क्या क्या होता है, 2 क्वीन होती हैं, 2 किंग होते हैं और 2 जैक होते हैं। रेड की बात कर रहा हूं मैं, ये 4-4 लिखे हुए हैं ना, ये रेड और ब्लैक दोनों को मिला के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 2 क्वीन रेड की होती है, 2 किंग रेड के होते हैं, 2 जैक रेड के होते हैं। मतलब इसमें जो 4-4 मैंने लिखा है वो 4-4 कैसे लिखा है, 1 मिनट में समझा दूं। आप बोलो सर जी क्या? देखो 4-4 जो लिखा है ना, जो 4-4 मैंने लिखा है वो 4-4 कैसे लिखा है मैं समझाऊं आपको। ये लिखा है 2 प्लस, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, चलो मैं ऐसे कर दूंगा ना। ये जो 4-4 लिखा है ना, मैं समझाऊं, ये 4 जो है वो 2 प्लस 2 है। क्या है? 2 प्लस 2, मतलब 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। ऐसे इसमें भी 2 प्लस 2 है, सब जगह 2 प्लस 2 है, 4 जहां लिखा हुआ है तो 4 मतलब 2 प्लस 2 है। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, याद रखना कितने होते हैं? 12। 12 में से 6 फेस कार्ड रेड और 6 फेस कार्ड ब्लैक होते हैं, जिनमें 3 टाइप के पत्ते होते हैं, क्वीन, किंग और जैक। क्वीन, किंग और जैक, है ना, बेगम, बादशाह, गुलाम। और उसके बाद हर टाइप का पत्ता रेड और ब्लैक को अगर देखा जाए
रेड और ब्लैक में। काले और लाल में देखा जाए तो 2 क्वीन लाल होती हैं, 2 किंग लाल होते हैं और 2 जैक लाल होते हैं। मतलब 2 बेगम लाल रंग की होती हैं, 2 बादशाह लाल रंग के होते हैं और 2 गुलाम लाल रंग के होते हैं। ऐसे ही काले में 2 बेगम काले रंग की होती हैं, 2 बादशाह काले रंग के होते हैं और 2 गुलाम काले रंग के होते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आएगी। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक कार्ड्स की। तो ब्लैक कार्ड भी सेम उसी तरह है। 26 टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं। मतलब 13 पत्ते हुक्म के, 13 पत्ते चिड़ी के, टोटल 26 काले पत्ते होते हैं, ठीक है। जिनमें से वही 6 काले कलर के फेस कार्ड होते हैं, है ना। और ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ इस चीज की। तो आगे बढ़ते हैं इस चीज में, देख लें आप एक बार। देखें तो आगे बात करते हैं अभी। अब देख थोड़ा सा आगे बात कर रहे हैं, तो आगे क्या है देखें। कार्ड्स के बाद आते हैं अपन कॉइन पर। किस पर आते हैं? कॉइन, जिसको हिंदी में बुलाता है सिक्का। क्या बुलाता है? सिक्का। तो बेटा कॉइन पर जो टोटल आउटकम होते हैं वो 2 होते हैं। मतलब सिक्के पर कुल परिणाम 2 होते हैं, जिसमें से एक होता है हेड, एक होता है टेल। एक क्या होता है? हेड, एक होता है टेल। हेड को बोलते हैं अशोक और टेल को बोलते हैं रुपया हमारी भाषा में। वैसे मैथ की भाषा में हेड को बोलते हैं क्या? चित्त, और टेल को बोलते हैं पट्ट। हेड को क्या बोलते हैं? चित्त, टेल को क्या बोलते हैं? पट्ट, ठीक है। तो देखें कॉइन की बात करें तो टोटल आउटकम्स जिसको बेटा डिनोट करते हैं टी ऑफ एस से। किससे? टी ऑफ एस से। टोटल आउटकम मतलब कुल परिणाम, चाहे वो कॉइन के हो, चाहे वो डाइस के हो, चाहे वो कार्ड्स के हो, उनको कैसे दिखाते हैं? टी ऑफ एस से। क्या किससे दिखाते हैं? टी ऑफ एस से, ठीक है। कुल परिणाम को टी ऑफ एस से दिखाते हैं। तो टी ऑफ एस कॉइन के निकालने का बेटा फॉर्मूला याद रखना, टी ऑफ एस ऑफ कॉइन, टी ऑफ एस ऑफ कॉइन मतलब सिक्के के कुल परिणाम इज इक्वल होता है बेटा 2 की पावर टॉस, 2 की पावर टॉस, ठीक है। या मैं थ्रो बोल दो उसको, टॉस या थ्रो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, टॉस या थ्रो बोल सकते हो। तो टोटल आउटकम्स ऑफ कॉइन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर टॉस। जैसे मैं मान लो एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, मान लो मैंने कॉइन को, एग्जांपल दूं, मान लो कॉइन को मैंने 1 टाइम थ्रो किया, 1 टाइम टॉस किया, तो ऑन टॉसिंग 1 टाइम द कॉइन, ठीक है। अगर मैंने मान लो कॉइन को 1 टाइम टॉस किया तो टी ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा? 2 की पावर 1। फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? 2 की पावर टॉस, तो 2 की पावर 1 मतलब आंसर कितना होगा? 2, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं लिखूं कि टॉसिंग 2 टाइम द कॉइन। अगर मैंने सिक्के को 2 बार उछाला तो मतलब क्या हो जाएगा? टी ऑफ एस इज इक्वल 2 की पावर 2, देन आंसर कितना होगा? 4।
तो मतलब क्या है कि सिक्के पर कुल परिणामों की संख्या जब निकाली जाती है तो 2 की घात उछाल लगाई जाती है। अगर सिक्के को एक बार उछाला तो 2 की घात 1, मतलब आंसर 2 आएगा। फिर सिक्के को 2 बार उछाला तो 2 की घात 2, तो आंसर 4 आएगा। अगर सिक्के को 3 बार उछाला तो 2 की घात 3, तो आंसर 8 आएगा। ठीक है, तो सिक्के पर कभी भी कुल परिणाम निकालने हो तो 2 की घात उछाल लगा दो। सिक्के पर कभी भी कुल परिणाम निकालने हो तो 2 की घात क्या लगा दो? उछाल। मतलब इंग्लिश में टोटल सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन निकालने हो, मतलब टी ऑफ एस कॉइन के निकालने हो, तो आप 2 की पावर टॉस लगा देना। जितने टाइम टॉस कर रहे हो, 1 टाइम टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 1, मतलब आंसर 2। अगर 2 टाइम टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 2, तो आंसर 4। अगर 3 टाइम टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 3, आंसर 6 नहीं होगा, 8 होगा। ठीक है, ये होता है। अब कौन कौन से होते हैं वो बता दूं। देखो, 2 बार, जब एक बार टॉस करो तो 2 आएंगे, 2 में से क्या होगा? एक तो हेड होगा, दूसरा टेल होगा। हिंदी में एक तो चित्त होगा, हेड को बोलते हैं चित्र, और टेल को बोलते हैं, टेल को बोलते हैं पट। ठीक है, एक तो हेड होगा, एक टेल होगा। हिंदी में एक चित्त होगा, एक पट होगा। ठीक है, अब ऐसे मान लो 2 बार 4 बनेगा। 4 कैसे बनते हैं? देखो, मान लो एक बार हेड, दूसरी बार भी हेड आया, फिर एक बार हेड, दूसरी बार टेल आया, फिर एक बार टेल, दूसरी बार हेड आया, फिर पहली बार टेल तो दूसरी बार भी टेल आया। तो ये 4 आउटकम ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो कॉइन पर टोटल 4 आउटकम बनते हैं 2 टाइम थ्रो करने पर, वो ऐसे बनते हैं। मान लो पहली बार मैच, दूसरी बार में भी एच आया, पहली बार मैच, दूसरी बार में टी, पहली बार में टी, दूसरी बार मैच, फिर दोनों बार क्या है? टी टी। मतलब याद रखने तरीका है। देखो, एक बार तो 2 एच लिखने, एक बार 2 एच और 2 टी लिखने, एक बार 2 एच और 2 टी लिखने, फिर बीच में 1 एच 1 टी, 1 टी 1 एच, ऐसे याद रखने तरीका ये है। 4 आउटकम बनते हैं 2 बार टॉस करने पर कॉइन को। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे बात करें, अगर कॉइन को टीएस ऑफ कॉइन एट 3 टाइम टॉस, मतलब हिंदी में लिखूं मैं, सिक्के की 3 उछालों में कुल परिणाम। ठीक है, कॉइन की 3 टाइम टॉस करेंगे तो कितने आउटकम बनेंगे, तो बना के दिखा रहा हूं बेटा, देखना। देखो, मान लो पहली बार मैच आया, दूसरी बार में मैच आया, तीसरी बार में मैच आया, तो 3 एच। उसके बाद पहली बार मैच आया, दूसरी बार मैच आया, तीसरी बार मान लो टी आ गया। ठीक है, बनाना सीख लो। उसके बाद मान लो पहली बार मैच आया, ठीक है, दूसरी बार में टी आया, तीसरी बार मैच आ गया। ठीक है, तो मान लो पहली बार टी आया, दूसरी बार एच आया, तीसरी बार टी आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार हेड आ गया। फिर मान लो उसके बाद क्या हो गया, पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार हेड आ गया। ये तो लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो मान लो पहली बार हेड आया, है ना, फिर दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार भी टेल आया। ठीक है, उसके बाद मान लो अब 2 टी आ गए, 2 एच आ गए। उसके बाद क्या हो गया कि टी आ गया, उसके बाद एच आ गया, फिर एच आ गया। ठीक है, पहली बार क्या है? टेल, दूसरी बार में एच और तीसरी बार में भी एच। उसके बाद पहले भी टेल, दूसरे भी टेल, तीसरी बार भी टेल। देख लो कोई रिजल्ट रिपीट तो नहीं हुआ। तो इनको बनाने का तरीका देख लो, कोई आउटकम रिपीट नहीं होना चाहिए। टोटल आउटकम 8 बने ही नहीं बने। देखो यहां निकालोगे तो 2 की पावर 3 से आंसर कितना आया? 8 आउटकम बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। तो कॉइन को 3 टाइम टॉस करने पर कितने आउटकम बनते हैं? 8 आउटकम बनते हैं। सिक्के को 3 बार उछालने पर 8 परिणाम बनते हैं। वो ऐसे बनते हैं, बनाना सीख लो। तीनों देखो, एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच,
फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, फिर टी टी टी। ठीक है, एक बार बनाना सीख लो जैसे मैंने बनाया है। कोई भी आउटकम रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना। आसान है, कोई टफ बात नहीं है। देखो 3 बार एच लिखा, फिर एक बदलते जाओ। मैंने 2 बार एच, फिर टी, फिर एक एच, फिर टी, फिर एक एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ 2 बार टी लिखा, फिर 1 बार एच लिखा, फिर मैंने 1 बार एच लिखा, 2 बार टी लिख दिया, फिर मैंने 1 बार टी लिखा, 2 बार एच लिख दिया, फिर 3 बार टी टी लिख दिया। कोई भी रिपीट ना हो, देख लो। ठीक है, तो ये इवेंट आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। तो कॉइन के सबके सब इवेंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ 2 वर्ड याद रखना। देखो, जब एट लीस्ट बोले, किसी इवेंट का क्या बोले, एट लीस्ट बोले, तो एट लीस्ट का मतलब हिंदी में होता है कम से कम। क्या बोले, कम से कम। किसी इवेंट के आगे अगर एटलीस्ट वर्ड लगा हुआ है तो एटलीस्ट का मतलब होता है जितना कहा है उससे ऊपर तक जाना है। दोबारा सुन लें, किसी इवेंट के आगे अगर उसने एटलीस्ट लगा दिया, मतलब कम से कम लगा दिया, तो आपको ऊपर तक जाना है, जितना कहा है उससे आगे तक जाना। मान लो उसने कहा एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक चित्त आना, एटलीस्ट 1 हेड कहा, तो आपको 1 हेड है उससे ऊपर तक जाना है, 2 हेड वाले तक भी जाना है, 3 हेड वाले तक भी जाना है। ठीक है, तो एटलीस्ट जब किसी इवेंट के आगे लगता है तो आपको ऊपर चढ़ते जाना है। ठीक है, जितने तक हाईएस्ट पॉसिबल हो सकता है। और जब एटलीस्ट का मतलब मैं लिख रहा हूं हाईएस्ट तक जाना। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब मैंने क्या लिखा, जब भी किसी इवेंट के आगे एटलीस्ट वर्ड लगा हो ना, तो आपको हाईएस्ट तक जाना जितना पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया, अगर मान लो उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, तो आपको 2 हेड हैं वो तो लेने ही है आउटकम, जिनमें 2 से ज्यादा है वो भी लेने हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। और जब द मोस्ट लगाओ, क्या लगाओ, द मोस्ट या हाईएस्ट, द मोस्ट या फिर मैक्सिमम, द मोस्ट या मैक्सिमम मतलब अधिकतम लगा हो। अगर किसी इवेंट के आगे क्या लगाओ, अधिकतम लगा हो, अगर किसी इवेंट के आगे अधिकतम लगा हो तो जितना बोला उतना ही रखना है। जैसे मान लो उसने बोला एट मोस्ट 2 हेड, तो आपको 2 हेड वाले ही आउटकम काउंट करने हैं। अगर उसने बोला मान लो एट मोस्ट 3 टेल, तो आपको 3 टेल वाले ही आउटकम काउंट करने हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब अधिकतम किसी घटना के आगे लगा हो तो अधिकतम का मतलब जितना कहा है उतने वाले ही आउटकम को गिनने। जैसे मैंने बोला कि अधिकतम 3 पट्ट, तो आपको 3 पट्ट वाले ही आउटकम काउंट करने हैं। अगर उसने बोला अधिकतम 2 पट्ट, तो आपको 2 पट्ट वाले आउटकम काउंट करने हैं। मतलब जब एट लीस्ट बोले किसी इवेंट के आगे तो आपको ऊपर तक जाना है, लेकिन जब एट मोस्ट बोले तो जहां बोला है ना वहीं तक रहना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। मैं आपको क्वेश्चन करके समझाऊंगा। ठीक है, ये 2 बातें आप याद रखना। उसमें लिख देता हूं मैं एट मोस्ट वाले में यहीं तक रहना है, यहीं तक रहना है। ठीक है, मतलब जब एटमोस्ट जैसे इवेंट के आगे लगाना, जब जितना बोला है ना वहीं तक रहना है। अगर 2 टेल तक बोला तो 2 टेल तक ही रहना है, 3 टेल तक बोला तो 3 टेल तक रहना है, 1 हेड तक बोला है तो 1 हेड तक रहना है। तो एटमोस्ट में जितना बोला गया उतना ही रहना है, लेकिन एटलीस्ट में ऊपर तक जाना है। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। ठीक है, देखो अभी एग्जाम्पल समझाऊं मैं आपको। देखो मैंने बोला, क्वेश्चन समझो, मैंने बोला ऑन टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। ठीक है, एक सिक्के को 2 बार फेंकने पर, एक कॉइन को 2 टाइम थ्रो करना है। कितने टाइम थ्रो करना है, 2 टाइम। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 4। टीएस कितने बनेंगे, 4, जो कि यहां मैंने दिखाए हुए हैं। ठीक है, दिख रहा होंगे एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, दिख रहा है ना सबको। ठीक है,
तो अभी देखें आगे टोटल आउटकम 4 बनते हैं। अब देखो मैंने पूछा, मान लो प्रोबेबिलिटी पूछी कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। मैंने प्रोबेबिलिटी क्या पूछी, कम से कम एक चित्त, ठीक है। तो कम से कम एक चित्त आने की मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो बेटा मैंने बोला अभी कि जब भी एटलीस्ट किसी इवेंट के आगे लगता है तो आपको ऊपर तक जाना है, जितना बोला उससे आगे तक। अब मैंने बोला एटलीस्ट वन हेड, तो आपको वन हेड वाला आउटकम तो काउंट करना है, तो वन से ज्यादा वाले भी काउंट करने हैं। तो यहाँ देखो आउटकम दिख रहा है आपको, तो यहाँ आप देख सकते हो कि देखो एक हेड इसमें भी है, एक एच इसमें भी है, एक एच इसमें भी है, और एक से ज्यादा वाला भी काउंट करना, तो 2 एच इसमें है। तो टोटल रिलेटेड आउटकम कितने हो गए, 3। तो देखो हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल होता है रिलेटेड आउटकम मतलब अनुकूल परिणाम, रिलेटेड आउटकम्स मतलब अनुकूल परिणाम बटे टोटल आउटकम मतलब कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स मतलब कुल परिणाम, ठीक है। तो आंसर मैंने बोला क्या, एटलीस्ट वन हेड। तो आपको वन हेड जो है वो भी आउटकम काउंट करना है और वन से ज्यादा है वो भी लेना है। तो देखो यहाँ 1h था, यहाँ 1h है, यहाँ 1 से ज्यादा है, तो ये लेना है एटलीस्ट में। तो कितने आउटकम होगा रिलेटेड, तो रिलेटेड आउटकम हो गए, आप बोलोगे सर जी 3, और टोटल कितने 4, तो आंसर क्या होगा 3/4। ये प्रोबेबिलिटी लेंथ किसकी है, ये इवेंट का नाम है वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। इवेंट का नाम क्या है, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड आना, और हेड का मतलब आप जानते ही हो चित्त, मतलब एक एच आना। तो जब एटलीस्ट किसी इवेंट का लगता है तो वहां ऊपर तक जाना जितना कहा है। अब मैंने एटलीस्ट वन हेड कहा था, तो वन से ज्यादा वाले भी आपको काउंट करने पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ एक एच था, ये भी काउंट किया, एक आउटकम, इसमें भी था 2 आउटकम, इसमें एक से ज्यादा था फिर भी काउंट किया, तो एटलीस्ट में ऊपर तक जाते हैं। अब बात करूं मैं यहीं पर, जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी, यहां समझा रहा, देखना ध्यान से, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है। मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी एट मोस्ट 2 हेड, मतलब 2 चित्त आने की, अधिकतम 2 चित्त आना। तो जब अधिकतम की बात करता तो जितना कहा है वही काउंट करना है। तो अगर मैं एट मोस्ट 2h की बात करूं तो 2 जिसमें आ रहे होंगे वही काउंट करना है। 2 किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, 2h इसी में आ रहे हैं केवल। तो जब एटमोस्ट किसी इवेंट के आगे लगता है, अधिकतम किसी घटना के आगे लगता है, तो जितने की बोला है ना उतने ही आउटकम काउंट करने हैं। उसने 2h वाले आउटकम बोले ना, 2h वाले कितने, इसमें एक ही है, तो रिलेटेड आउटकम का वैल्यू कितना हो गया 1। अब टोटल आउटकम कितने हैं 4, तो 1/4। तो एटमोस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/4। कब, जब किसी कॉइन को 2 टाइम थ्रो किया। तो मेरा समझाने का पर्पस था इन 2 वर्ड्स को कि एटलीस्ट किसी इवेंट के आगे लगता है तो आपको ऊपर तक जाना है, और एटमोस्ट जो लगता है तो जहां तक बोला है ना वहीं तक रहना है। और उसने बोला कि एटमोस्ट 1 हेड, तो 1 हेड वाले ही काउंट करने। उसने बोला एटमोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड वाले काउंट करने। उसने बोला एटमोस्ट 3 हेड, तो 3 वाले काउंट करने। लेकिन एटलीस्ट में ऊपर तक जाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये 2 वर्ड समझ में आए होंगे। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब अधिकतम, ठीक है बेटा। ये आउटकम आना जरूर सीख लेना। अभी थोड़ा आगे बढ़े कॉइन के बाद, देखो बेटा एक और चीज बता दूं मैं, दूसरा क्वेश्चन ऑन टॉसिंग, यहाँ कॉइन की बात चल रही, भूल जाऊंगा मैं। ऑन टॉसिंग कॉइन एट वन टाइम, ठीक है। अगर कॉइन को वन टाइम थ्रो किया जाता है ना, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना, देखो सिक्के को एक बार उछालना, ठीक है। तो टी ऑफ एस टोटल आउटकम कितने बनेंगे बेटा 2 बनेंगे। कितने बनेंगे 2, क्योंकि मैंने बताया
कि टोटल आउटकम निकालने का फॉर्मूला होता है कॉइन में 2 की पावर थ्रो। तो मैंने बोला कि कॉइन को कितने बार टॉस कर रहे हैं, 2 1 टाइम, तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होगा 2, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे 2 बनेंगे। कितने बनेंगे 2 बनेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से बनेंगे वो बता रहा हूं मैं यहाँ, एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल। एक तो बनेगा चित्त, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, और एक बनेगा पट्ट। ठीक है, तो मैंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी 1/2। भाई हेड कितनी बार है, एक बार, टोटल कितना है 2, तो 1/2। मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा 1/2। ठीक है, तो मेरा कहने का पर्पज यहाँ ये था कि जब कॉइन को मतलब सिक्के को 1 टाइम टॉस करता है, मतलब कि सिक्के को जब एक बार उछालता है, तो चाहे वो हेड की प्रोबेबिलिटी पूछे चाहे टेल की प्रोबेबिलिटी पूछे, आंसर 1/2 होगा। चाहे वो चित्त की प्रायिकता पूछे चाहे पट्ट की प्रायिकता पूछे, सिक्के को एक बार उछालने पर, तो हर किसी चीज का आंसर 1/2 होगा। अब रटानी वाली बात हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने समझा भी दिया और रटा भी दिया है कि प्रोबेबिलिटी जब कॉइन में एक बार टॉस करने पर पूछे, चाहे हेड की चाहे टेल की, चाहे नॉट हेड की या नॉट टेल की, तो आंसर कितना होगा 1/2। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सामने आया होगा कॉइन वाला इवेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बचा है डाइस वाला। ठीक है, अब बात करते हैं डाइस की। देखो डाइस मतलब पासा होता है हिंदी में, डाइस मतलब पासा। ठीक है, तो पासे पर कुल परिणाम 6 होते हैं, मतलब टोटल आउटकम कॉइन डाइस से कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, तो टी ऑफ एस कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम डाइस से कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से बता रहा हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम डाइस पर 6 तक नंबर होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां देखो, जैसे टी ऑफ एस कभी भी डाइस के निकालने हो, टोटल सैंपल स्पेस, यानी टोटल आउटकम डाइस के जब निकालने हो ना, तो ऑफ डाइस तो बेटा फॉर्मूला होता है 6 की पावर थ्रो। क्या होता है 6 की पावर थ्रो और टॉस बेटा एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉइन के लिए टॉस वर्ड यूज करते हैं, डाइस के लिए थ्रो वर्ड यूज करते हैं। तो जब डाइस पर टोटल आउटकम निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर थ्रो। अगर मान लो डाइस को आपने 1 टाइम थ्रो किया तो 6 की पावर 1 मतलब आंसर 6 आउटकम बनेंगे। अगर आपने डाइस को 2 टाइम थ्रो किया तो 6 की पावर 2 मतलब आउटकम 36 बनेंगे। ठीक है, 2 तक ही आते हैं। अब सुनना, ठीक है, कितनी सारी बात हो गई। अब इसमें जैसे 1 टाइम थ्रो की बात करी मैंने, तो 1 टाइम थ्रो मैंने बता दिया 6 आउटकम बनते हैं, मतलब 1 से 6 तक नंबर बनती हैं। अब उनमें आपको पहचानना क्या है, एक आता है प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है बेटा, अभाज्य संख्या आपकी 2 3 और 5। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 होती है। ठीक है, अब एक और चीज बताऊं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बेटा कितनी कौन होती है 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डाइस में 2 होती है। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर की बात हो गई। उसके बाद बात करें को प्राइम नंबर, इसको राइट से लिख देता हूं, को प्राइम नंबर जिनको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो बेटा को प्राइम नंबर भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, मैं बता दूं आपको, 4 और 6। कौन कौन सी, 4 और 6। ठीक है, अब यहां बोले वो को प्राइम के बाद आती है, मैं और लिखूं को प्राइम के बाद इवन नंबर। कौन सी नंबर, इवन नंबर, मतलब हिंदी में सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है बेटा,
सम संख्या में बताऊं आपको तो 2, 4 और 6। ठीक है, अगर बात करें अपन और नंबर्स की, किसकी, और नंबर्स की, है ना, विषम संख्या, तो विषम संख्या बेटा कौन कौन सी होती है, 1, 3 और 5। तो ये सारी बात हो गई डाइस के लिए। ठीक है, ये बात पूरी किसके लिए हुई है, डाइस के लिए। कब, जब वन टाइम थ्रो करते हैं। तो डाइस को जब वन टाइम थ्रो करते हैं तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, को प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है ना, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, और नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो जो डाइस होता है उसको वन टाइम थ्रो करने पर आउटकम कितने बनते हैं, 6। ठीक है, इवन नंबर कितनी होती है, 3, और नंबर कितनी होती है, 3। ठीक है, 3 और नंबर होती है, 3 इवन नंबर होती है। अगर बात करें को प्राइम नंबर की तो को प्राइम नंबर 2 होती है। ठीक है, अगर बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की तो 1 होती है। 1 मतलब, 1 का मतलब 1 होती है जो कि है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 1 नहीं है। वो एक बोलने में क्या है, एक है, अकेली संख्या है, आउटकम 1 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। ठीक है, तो सम संख्या 3 होती है, कौन कौन सी, 2, 4 और 6। विषम संख्या भी 3 होती है, 1, 3 और 5। ऐसे ही प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या कितनी होती है, 3, 2, 3, 5। और ऐसे ही भाज्य संख्या 2 होती है, 4 और 6। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब ये तो बनता है डाइस को वन टाइम थ्रो करने पर, है ना, मतलब पासे को जब एक बार आप उछालोगे तो ये टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसे। अब 2 टाइम थ्रो करेंगे तो देखो क्या होगा, टू टाइम थ्रो ऑफ डाइस। ठीक है, पासे को दो बार उछालना। तो बेटा डाइस को 2 टाइम थ्रो करने पर टोटल आउटकम कितना देंगे, 6 की पावर थ्रो। मैंने बताया कि जब भी टोटल आउटकम डाइस के काउंट करने हो तो 6 की पावर थ्रो लगाना। तो 6 की पावर 2 लगाओ कितना आएगा, 36। तो डाइस को 2 टाइम थ्रो करने पर 36 परिणाम बनते, मतलब कुल परिणाम पासे को 2 बार उछालने पर कितने बनते हैं, 36। ठीक है, और एक और बात हमें क्लैरिफाई कर दूं, आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को 1 बार फेंको, बात एक ही है। चाकू को सेब पर गिराओ, सेब को चाकू पर गिराओ, कटेगा कौन, सेब ही। ज्यादा फालतू का लॉजिक मत लगाना, कुछ दिमाग लगाने लग जाए। तो डाइस को 2 बार उछालने पर, ये उछालना है बेटा, कितना टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 6 की पावर 2, देन आंसर इज 36। ठीक है, 6 की पावर 2 मतलब आंसर कितना हो, 36। अब कौन कौन से देखो यहाँ नंबर कैसे, आउटकम कैसे लिखने हैं, 1,1, ठीक है, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,4, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। अब मैं बाकी को राइट से लिख रहा हूँ, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5,
5,6, ठीक है, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ठीक है। तो डाइस को 2 टाइम थ्रो करने पर टोटल आउटकम 36 बनते हैं। इनको बनाने का तरीका क्या है कि एक बार 11 से 16 तक काउंटिंग लिखनी है, मतलब 11 से 16 तक काउंटिंग, फिर 21 से 26 तक, फिर 31 से 36 तक, फिर 41 से 46 तक, 51 से 56 तक, फिर 61 से 66 तक, ठीक है। हिंदी में 11 से 16 तक गिनती, फिर 21 से 26, फिर 31 से 36, 41 से 36, सॉरी 41 से 46, 51 से 56 और 61 से 66। तो इस प्रकार से आपको जब भी डाइस 2 टाइम थ्रो करना है तो आउटकम बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब डाइस को 2 टाइम थ्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि सम ऑफ डिजिट 10 आने की प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ डिजिट 7 आने की प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ डिजिट 4 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब सम वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब आपको एक तरीका और बताऊं यहाँ पर। एक तरीका ये है, जैसे मैंने मान लो यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछी कि प्रोबेबिलिटी बताओ डाइस को 2 टाइम थ्रो करने में कि सम ऑफ डिजिट 4 हो, कितना हो 4। मतलब मैंने पूछा कि कॉइन को, सॉरी डाइस को 2 टाइम थ्रो किया जाता है तो सम ऑफ डिजिट 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता बताओ, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता। तो आपको देखो होता क्या है इसमें डाइस में 2 टाइम थ्रो में, आपको देखना है कि स्टार्टिंग वाले रो पकड़ लो, इसमें 4 कहां बन रहा है प्लस, देखो 1 + 3 कहां बन रहा है 4, ये बन रहा, 1 + 3 4 होता है। तो ये एक डायगोनल शेप में है, देखो 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो एक डायगोनल बनता है ना, ऐसे लाइन बना लो, डायगोनल बनना नहीं बन रहा है ऐसे 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो रिलेटेड आउटकम कितने हो गए 1 2 3। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिलेटेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो रिलेटेड आउटकम कितने हो गए 3, अनुकूल परिणाम 3 हो गए। अब टोटल आउटकम कितने, कुल परिणाम 36, तो 3/36। तो आंसर कितना आएगा 1/12, कितना आएगा 1/12 ऐसे। अब मान लो मैंने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट 10 हो या मान लो 8 हो। तो देखो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट पूछे डाइस को 2 टाइम थ्रो करने पर, तो वो एक चीज से आएगा, पहला पहचान लो फिर डायगोनल बना दो उसमें। तो देखो जैसे मैंने सम ऑफ डिजिट 8 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, कितने की पूछी है 8 की, ठीक है। सम ऑफ डिजिट कितने की प्रोबेबिलिटी पूछी है 8 की, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो यहां देखो सबसे पहली रो पकड़ लो, पहली रो में 8 बन रहा है, क्या लास्ट बन रहा है 1 + 6 7 बन रहा है, 1 + 6 7 बन रहा है। अब आगे देखो सेकंड रो में कहां 8 बन रहा है, यहां बन रहा है 2 + 6 8। अब एक डायगोनल शेप पे चलो, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। दोबारा देखें, पहला पकड़ लो बस, उसके बाद फिर से चलते जाओ, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। तो रिलेटेड आउटकम कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो रिलेटेड आउटकम हो गया आपके 5 और टोटल आउटकम कितने होते हैं 36। मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा मैंने। और टोटल कितने 36, तो 36। तो सम ऑफ डिजिट 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/36, 5/36। तो ऐसे आपको डाइस के क्वेश्चन करने हैं। तो आज की क्लास इतनी ही, आगे क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता जाऊं, वैसे प्रोबेबिलिटी में कुछ बचा नहीं है, पर मैं एक चीज और बता देता हूं, फिर भी इसको रेज करके ध्यान देना। देखें क्या बता रहा हूं, समझना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को P ऑफ E से दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को इससे दिखाते हैं P ऑफ E से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट को P ऑफ E बार से दिखाते हैं। दोबारा सुने,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को P ऑफ E से दिखाते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट को P ऑफ E बार से दिखाते हैं। ऐसे लाइन लग जाती है के ऊपर, लाइन खिंच जाती है। घटना के घटित होने की प्रायिकता P ऑफ E से दिखाई जाती है और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता P ऑफ E बार से दिखाई जाती है, जैसे मैंने यहां दिखाई। तो इन दोनों का सम बेटा 1 के इक्वल होता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं एक नंबर वाले, जैसे बना के दिखाऊं, समझना। जैसे इस पर एग्जांपल दूं मैं, यहां मैंने एग्जांपल दिया, समझना। मैंने बोला कि P ऑफ E किसी इवेंट का 0.5 है। कितना है? 0.5। मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट 0.5 है, मतलब किसी घटना घटित होने की प्रायिकता 0.5 है। तो ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार आपसे पूछ ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार क्या कर ली? पूछ ली। तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल होता है 1। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे? हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज इक्वल होगा 1 माइनस P ऑफ E। मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो, ना होने की प्रायिकता पूछे तो उसको एक में से घटा दो। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट दे रखा हो, नॉट अकरिंग का पूछा तो 1 में से माइनस कर दो। तो देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी P ऑफ E कितना दे रखा है? 0.5, तो 1 माइनस 0.5, तो आंसर कितना आएगा? 0.5। तो P ऑफ E बार कितना आ गया? 0.5 आ गया। ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, मैथ में कभी भी एक स्टेप में 2 इक्वल मत लगाना। मैं तो स्पेस बचाने के लिए लगा देता हूं, आपको ये आंसर अगले स्टेप में लिखना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट ऑलवेज 1 होता है। घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का सम 1 होता है, योग 1 होता है। ठीक है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल होता है 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। आप ध्यान से देखना और आपको प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अब इसमें कुछ भी नहीं है जो रह गया हो। ठीक है ना? तो आप, अब एक और चीज मुझे याद आ रही है, वो और बता दूं मैं आपको। बाकी सारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो आप हर कोई कर लोगे, है ना? जैसे गेंद वाला, एक थैले में 8 गेंद है, मतलब है ना, 3 काली है, 5 लाल है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो बेसिक आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, इसको रिवाइज करता हूं एक बार। अब मुझे जाते जाते चीजें याद आ रही है, क्या करूं? देखो एक चीज और बता दूं मैं, लीप ईयर, लीप वर्ष। ठीक है, तो याद रखना बेटा, लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और उसके बाद बात करूं मैं नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब अलीप वर्ष, अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, लीप ईयर में 360 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बताऊं कैसे, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने बोला क्वेश्चन कि इन आ लीप ईयर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ coming 52 संडे, ओनली 52 संडे, मतलब हिंदी में केवल 52 रविवार आना, केवल 52 रविवार
आना। ठीक है, तो लीप ईयर में, ठीक है, 52 संडे आने का, ओनली 52 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब केवल 52 रविवार आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको देखना है ईयर कौन सा है। तो यहाँ ईयर है लीप ईयर। कौन सा ईयर है? लीप ईयर। तो आपको याद रखना है कि आप ले लोगे कि लीप ईयर कितने डेज होते हैं बेटा? 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। कितने दिन होते हैं? 366। ठीक है, इतना तो इंग्लिश जानते हो, डेज मतलब दिन होता है। अब आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको 7 से डिवाइड कर दो। तो इसको सब 7 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 7 5 जा 35, तो 5 आ गया, रिमाइंडर बचा 1, फिर ये 16 हो जाएगा, तो 7 टू द 14 कितना हो गया? 7 टू द 14। ठीक है, बचा कितना रिमाइंडर? 2, तो यहाँ लिखोगे 2 और अपॉन 7। तो जो आपका होल वाला फॉर्म है ना इंटीजर, उसको छोड़ दो, तो इस 52 को आप भूल जाओ। ठीक है, तो बचा क्या? 2/7। क्या बचा? 2/7। तो मतलब क्या है कि 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी तो हो गई है 2/7। कितने हो गए? 2/7। अब उसने पूछा है ओनली 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ओनली लगा दिया। तो ओनली का मतलब इस प्रोबेबिलिटी को आप 1 में से माइनस कर दो। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 52 संडे, तो क्या होगा? 1 - 2/7। तो आंसर कितना आएगा? 7 - 7 और -2 होगा तो 5/7। तो बेटा नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में ओनली 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 5/7 होती है। अगर वही बात ये लीप ईयर के लिए होती, अगर यही क्वेश्चन सेम में नॉन लीप ईयर के लिए बनाऊं, तो देखो नॉन लीप ईयर में क्या हो जाएगा? नॉन लीप ईयर मतलब हिंदी में अलीप वर्ष। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अलीप वर्ष के लिए मैं क्वेश्चन बनाऊं, ध्यान रखना, नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 52 संडे, ओनली 52 संडे, ठीक है, कितना होगा? 6/7 होगा। कितना होगा? 6/7। सर जी कैसे आया? देखो आपको पता है, मैं बताता हूं ऊपर कैसे आया आंसर, दिख रहा है आपको? तो नॉन लीप ईयर में ओनली 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 6/7 है। वो कैसे है मैं बता रहा हूं, देखो ऊपर कैसे है समझना। देखो मैं समझाऊं आपको कि आपको पता है कि नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 365 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो इसको 7 से डिवाइड करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 35, रिमाइंडर कितना है? 1, ऊपर से डिजिट लिखा 5, 15 हो गया, 7 टू द 15, सॉरी 14, तो रिमाइंडर कितना है? 1। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो टोटल इंटीजर वाला फॉर्म आता है उसको छोड़ दो, रिमाइंडर वाला फॉर्म लो। रिमाइंडर कितना है? 1, और ये क्या है? डिवीजन कितना है? 7। तो आपको रिमाइंडर और डिवीजन से मतलब है किससे? रिमाइंडर और डिवीजन, मतलब ये जो नीचे बचा हुआ नंबर इससे और जो डिविजन है उससे। ठीक है, यहाँ नंबर जो लिखा हुआ इससे डिवाइड किया वो लेना है। तो यहाँ 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/7 हो गई। अब इस 1/7, अब यहाँ ओनली वर्ड लगा देना कि ओनली 52 संडे, केवल 52 रविवार। तो इसको 1/7 को आप 1 में से माइनस कर दो। तो जब इसको 1 में से माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? देखो 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 में से 1 माइनस किया कितना है? 6/7। तो ऐसे आया आंसर कि ओनली 52 संडे होने का जो प्रोबेबिलिटी है नॉन लीप ईयर में 6/7 होता है और लीप ईयर में 5/7 होता है। मतलब एक दिन का अंतर, तो वो एक दिन कम हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इससे ज्यादा आपके प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में फोकस होकर के देख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सारे प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी के दूर हो जाएंगे, प्रायिकता आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है ना, पढ़ाई में ज्यादा कम, नींद पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से थोड़ा बॉडी में दिक्कत रहती है। तो थोड़ा रिलैक्स किया करो, कम पढ़ो लेकिन
मन से पढ़ो, ठीक है। भले ही 5-4 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मन से पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप आज तो पूरी पूरी रात पढ़ ली फिर 6 दिन पढ़े ही ना, ऐसे मत करना। और देखो अभी क्या है, आपका एग्जाम 27 मार्च को है, ठीक है, 4-5 दिन का गैप है, तो आप ये बीच में होली भी पड़ रही है, तो आप इन दिनों में अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ में बनाए रखना, कंटिन्यूस लगातार पढ़ाई करते रहना। ऐसा मत करना कि आप पढ़ाई करो ना उन 3-4 दिनों में, तो बीच में गैप लग गया ना बेटा, तो पेपर आपका खराब हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। तो आपको करना क्या है, 6-7 दिन का गैप है, तो आपको करना क्या है कि 2 दिन स्टार्टिंग में अभी संस्कृत पढ़ लेना आप, ठीक है। बाकी के 4-5 दिन जो बचेंगे उनमें आप मैथ पढ़ लेना, तो आपकी संस्कृत भी कवर हो जाएगी, मैथ भी कवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संस्कृत में गैप कम मिल रहा है आपको, 3 दिन का गैप मिला, 27 का 30 का पेपर है शायद, ठीक है। तो इसलिए अभी 2 दिन संस्कृत पढ़ लेना, उसके बाद फिर मैथ पढ़ लेना, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। दोबारा से पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना इसको ना, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। मिलते हैं अगली क्लास में।